हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड की फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो यूनिट नंबर 4 है उसका नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। और इसके हम सबसे पहले अगर कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में हमारे पास ये थोड़े से ही टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर, दूसरा है रिसोर्स प्रोविजनिंग, तीसरा है क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस और इसका एक डायग्राम होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का एक फर्दर जो सब पार्ट है वो है डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो उन 3 चीज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे। तो उनमें से एक है डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। क्लाउड को तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में डिप्लॉयमेंट और सर्विस मॉडल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है। फिर उसके बाद है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस, फिर उसके बाद है IAM और उसके बाद है क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये जो यूनिट है थोड़ी सी लेंदी है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। तो होपफुली आप लोगों के पास एक कॉपी हो और एक पेन हो, क्योंकि जो भी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उन्हें आप प्लीज़ नोट आउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी लेंदी होने वाली है। पहले मैंने सोचा था कि इसके 2 पार्ट्स बनाए जाएँ, लेकिन नहीं, मैं इसी ही वीडियो के अंदर जो पूरी यूनिट है उसको कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आगे। तो इंटर क्लाउड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इंटर क्लाउड क्या होता है, जैसे कि हमें समझ में ही आ रहा है, क्लाउड एंड इंटर मतलब क्लाउड के अंदर, या फिर 2 क्लाउड्स जो हैं वो जब आपस में कंबाइन होकर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एक नेटवर्क में रहते हैं, तो उसको इंटर क्लाउड कहते हैं। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड क्लाउड्स नेटवर्क विच इंक्लूड पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड्स। इसके अंदर क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो क्लाउड्स होते हैं वो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जिसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। या तो हो सकता है पब्लिक प्राइवेट का हो, प्राइवेट हाइब्रिड का हो, या फिर पब्लिक हाइब्रिड का हो, या फिर तीनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि खाली 2 ही या खाली एक ही टाइप के हों। अलग अलग टाइप के भी जो क्लाउड्स होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस टू इम्प्रूव इंटरोपरेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी अमॉन्ग क्लाउड नेटवर्क्स। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम इंटरोपरेबिलिटी का मतलब समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फंक्शनिंग होती है जो हमारे उसको बोला जाता है इंटरोपरेबिलिटी। तो इसके अंदर जो हमारी इंटरोपरेबिलिटी होती है उसको प्रैक्टिस किया जाता है कि किस तरीके से हम उसकी फंक्शनिंग को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं। और जो पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे या फिर एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के, उसके ऊपर बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। और जो भी एक क्लाउड नेटवर्क के अंदर होती है उसे इंटर क्लाउड बोला जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे आता है इट इज़ यूज टू कनेक्ट। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आता है हमारा कनेक्ट। तो ये किस काम आता है, ये हमारा कनेक्ट करने के काम आता है डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स को। जैसे कि हमें पता है कि पब्लिक क्लाउड है तो वो भी एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं बात करूँ प्राइवेट की तो वो भी एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं बात करूँ हाइब्रिड की तो वो भी एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। तो जैसे अलग अलग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन दोनों को उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने के काम आता है। ये अलाउ करता है डेटा और एप्लीकेशंस के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, मतलब जैसे कई सारी एप्लीकेशंस है हमारी, मल्टीपल टेनेंट भी पढ़ने वाले हम आगे। तो मल्टीपल टेनेंट के अंदर क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म होता है लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, उन सबके बीच में जो होता है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो वो जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, उसका अलाउंस देता है कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाउड्स कनेक्टेड हैं उन सबके बीच में जो है आराम से डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सके बिना किसी दिक्कत के। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डेटा सेंटर से और क्लाउड सर्विसेज के बीच में की जाती हैं, क्योंकि डेटा सेंटर के अंदर सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर्ड होगा और जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो इस डेटा को यूज़ करती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। मेन फोकस इज ऑन डायरेक्ट इंटरोपरेबिलिटी बिटवीन पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका जो मेन फोकस होता है वो डायरेक्ट इंटरोपरेबिलिटी के ऊपर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो डायरेक्टली हो, कोई थर्ड पार्टी उसके अंदर इंक्लूड ना होगा। थर्ड पार्टी इंक्लूड होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी बिटवीन पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। और जो पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र है ये आराम से हो सके। इसका मेन फोकस पब्लिक क्लाउड के ऊपर होता है, वो भी सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर। ठीक है, टू प्रोवाइड क्लाउड सर्विस एज यूटिलिटी सक्सेसफुली। एज हमें पता है कि जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी मतलब जो हमारी सहूलियत के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसके अंदर ये एक आता है, क्योंकि अगर हम पब्लिक क्लाउड यूज़ कर रहे हैं और हमें प्राइवेट पे कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है एंड वो हमें अलाउंस हो रही है तो वो हमारे लिए एक यूटिलिटी ही है।
क्योंकि हम आराम से उस डेटा को एक क्लाउड सर्विस से दूसरी क्लाउड सर्विस के ऊपर भेज पा रहे हैं। अगर ये चीज़ हमें अलाउ नहीं होगी तो वो हमारी यूटिलिटी नहीं होगी। तो ये हमें एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटरकनेक्टेड क्लाउड्स आर रिक्वायर्ड एंड इंटरऑपरेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, इंटर कनेक्टेड जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है इंटरऑपरेबिलिटी की और पोर्टेबिलिटी की। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर को अचीव कर सकते हैं, वरना हम अचीव नहीं कर सकते। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो ये है कि इसके अंदर ना फिजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। इसके अंदर अनलिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत कम हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। आगे बात करें तो टाइप्स की, तो इसके टाइप्स में सबसे पहला टाइप आता है फेडरेशन क्लाउड्स। फेडरेशन क्लाउड्स क्या होता है? इट इज़ एन इंटर क्लाउड वेयर अ सेट ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स विलिंगली इंटरकनेक्ट देयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज अमॉन्ग ईच अदर। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड आता है वो आता है विलिंगली। विलिंगली का मतलब इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलैब करते हैं, या फिर मैं कहूँ अपनी इच्छा से जुड़ते हैं, जिससे वो रिसोर्सेज को एक दूसरे के अंदर शेयर कर सकें, ठीक है। इसके अंदर जितने फेडरेशन के अंदर क्या होता है, विलिंगली होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी कनेक्शन होता है, जो भी इंटर कनेक्शन बनता है वो सारा का सारा विलिंगली होता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स कोलैब टू एक्सचेंज रिसोर्सेज। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो कोलैब करते हैं जिससे वो रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकें। दीज टाइप ऑफ क्लाउड आर पीयर टू पीयर एंड सेंट्रलाइज्ड क्लाउड्स। ये जो क्लाउड होते हैं ये पीयर टू पीयर होते हैं, मतलब 1 to 1 होते हैं। मतलब जैसे कि मैं एक ए से बी पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो 1 पीयर 2 पीयर, तो दोनों के बीच में जो ट्रांसफ़र है वो पीयर टू पीयर होगा, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड क्लाउड्स होते हैं मतलब कि जिनका जो डेटा होता है, जो भी इनकी सारी चीज़ें होती हैं वो एक ही जगह पर स्टोर्ड होती हैं, अलग अलग जगह पर स्टोर्ड नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी हमारा सेकंड टाइप, जिसका नाम है मल्टी क्लाउड। अब मल्टी क्लाउड क्या होता है? अ क्लाउड यूज़र क्लाइंट और सर्विस यूजेस मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउड्स। एक जो क्लाउड यूज़र है, क्लाइंट है या फिर सर्विस है, यूज़र है, वो जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउड्स को यूज़ करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी क्लाउड बोलते हैं। हैज़ नो वॉलंटियर इंटरकनेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ क्लाउड सर्विस। इसके अंदर किसी भी टाइप का इंटरकनेक्शन वॉलंटियर नहीं होता है, और इसके अंदर शेयरिंग ऑफ क्लाउड सर्विस के लिए कोई भी इंटरकनेक्शन जो वॉलंटियर होता है ना, देखने वाला, देख रखाव करने वाला, वो नहीं होता है। मैनेजिंग रिसोर्सेज प्रोविजन एंड शेड्यूलिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी मैनेजिंग होती है रिसोर्स प्रोविजनिंग की, मतलब कि कितनी रिसोर्सेज हमें चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, किस टाइम पे कितनी यूज़ करनी है, किस टाइम पे नहीं यूज़ करनी है, स्केलेबिलिटी बढ़ानी है, डिक्रीज़ करनी है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर उनका कोई मैनेजर हो या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उनकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। This approach is used to utilize resources from both governmental cloud and private cloud। ये जो अप्रोच है इसको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये यूटिलाइज़ कर सके जो गवर्नमेंट क्लाउड है, मतलब कि एक तरीके से पब्लिक क्लाउड है, क्योंकि गवर्नमेंटल क्लाउड जो होगा वो पब्लिक क्लाउड होगा, ठीक है। और जो प्राइवेट क्लाउड है उन दोनों की जो रिसोर्सेज हैं उन दोनों को यूटिलाइज़ किया जा सके। दिस टाइप ऑफ मल्टी क्लाउड आर सर्विसेज एंड लाइब्रेरीज। ये जो अगर हम मल्टी क्लाउड की टाइप की बात करें तो इसके अंदर सर्विसेज आती हैं और लाइब्रेरीज आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोपोलॉजीज़ की, कि इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, इंटर क्लाउड जो होते हैं वो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं। अब अगर नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो सिंपल सी बात है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कनेक्टेड होंगे, मतलब कि टोपोलॉजी के अंदर कनेक्टेड होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली जो हमारी टोपोलॉजी आती है वो आती है पीयर टू पीयर इंटर क्लाउड फेडरेशन। फिर से फेडरेशन का मतलब आ गया, तो इसका मतलब क्या है? फेडरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे विलिंगली होने वाली हैं सारी चीज़ें, कोलैब होगा, पीयर टू पीयर कोलैब होगा इंटर क्लाउड्स के बीच में। यहाँ पे हमें एक लाइन से समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या होने वाला है। क्लाउड्स कोलैब डायरेक्टली विद ईच अदर बट मे यूज डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज फॉर डायरेक्टरीज एंड ब्रोकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि क्लाउड जो होते हैं वो डायरेक्टली कोलैब करते हैं एक दूसरे से, अपनी इच्छा से कोलैब करते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे की जो रिसोर्सेज हैं, एक दूसरे की जो एंटिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टरीज बनाने के लिए या फिर ब्रोकरिंग करने के लिए। ब्रोकरिंग तो आपको पता ही है, ठीक है। क्लाउड्स कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट डायरेक्टली विदाउट मीडिएटर। जो क्लाउड्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं और नेगोशिएट करते हैं बिना किसी मीडिएटर के। यहाँ पे बात हो रही है सर्विस प्रोवाइडर्स की। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक दूसरे से खुद ही बात करते हैं और खुद ही नेगोशिएट करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना प्राइस में नहीं दे सकता, इतने प्राइस में हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, मुझे इतनी रिसोर्सेज नहीं देनी है आपको। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो डायरेक्टली बात करते हैं, उसके बीच में कोई भी दलाल नहीं होता है, मीडिएटर नहीं होता है।
चलिए, इसके अंदर रिजर्वेयर यूजेस पीयर टू पीयर फेडरेशन इन इंटर क्लाउड प्रोजेक्ट्स। अगर हम इंटर क्लाउड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर जो पीयर टू पीयर फेडरेशन होता है वो यूज़ किया जाता है रिजर्वेयर के द्वारा, ठीक है। सेकंड जो हमारा टाइप आता है, सेकंड जो टोपोलॉजी है हमारी, वो है सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फेडरेशन। इसके अंदर भी फेडरेशन वर्ड आ रहा है, तो इसके अंदर भी अपनी इच्छा से ही चीज़ें होंगी और ये सेंट्रलाइज्ड होंगी, मतलब कि जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठी होंगी, ठीक है। क्लाउड्स यूज अ सेंट्रल एंटिटी टू परफॉर्म और फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग। जो क्लाउड्स होते हैं वो एक सेंट्रल एंटिटी बनाते हैं जिसकी मदद से जो भी रिसोर्स शेयरिंग है वो हो सके आराम से, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग, हमें पता है कि रिसोर्स शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जो क्लाउड्स हैं वो एक सेंट्रल एंटिटी है जो हमें हेल्प करती है कि हम रिसोर्स शेयरिंग को अलाउ कर सकें। एक्ट्स एज स्टोर हाउस वेयर अवेलेबल क्लाउड रिसोर्सेज आर रजिस्टर्ड। ये एक स्टोर हाउस की तरह होता है जिसके अंदर जितनी भी अवेलेबल क्लाउड रिसोर्सेज होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं कि भैया हमारे पास ये अवेलेबल है और ये हम दे सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो ले लो वरना छोड़ दो, ठीक है। The intercloud projects that uses it are intercloud dynamic collaboration। जो intercloud projects होते हैं जो इनको यूज़ करते हैं उन्हें हम intercloud dynamic cloud collaboration कहते हैं, DCC कहते हैं, एंड फेडरेटेड क्लाउड मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा मल्टी क्लाउड सर्विस। मल्टी क्लाउड सर्विस के अंदर फिर से हमें वही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मल्टीपल क्लाउड्स होने वाले हैं। क्लाइंट्स एक्सेस मल्टीपल क्लाउड्स थ्रू अ सर्विस। एक सर्विस की मदद से वो मल्टीपल क्लाउड्स को एक्सेस करता है तो उसको बोलते हैं मल्टी क्लाउड सर्विस, ठीक है जी। एक सर्विस के द्वारा, मतलब कि एक एप्लीकेशन है उसके द्वारा वो पब्लिक क्लाउड को भी एक्सेस कर रहा है, प्राइवेट को भी एक्सेस कर रहा है, हाइब्रिड को भी एक्सेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी क्लाउड सर्विस। यूज लाइब्रेरीज फैसिलिटेट द यूजेज ऑफ क्लाउड्स इन अ यूनिफॉर्म वे। ये यूज़ करता है लाइब्रेरीज़ को जो मदद करती हैं क्लाउड्स के यूसेज को यूनिफॉर्म वे के अंदर। मतलब कि अगर मैं पब्लिक क्लाउड को यूज़ कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए तो मैं प्राइवेट को भी 10 मिनट के लिए करूँगा और मैं हाइब्रिड को भी 10 मिनट के लिए करूँगा। मतलब जो भी यूजेज होने वाली है मेरी जीबीज़ में, एमबीज़ में, या फिर आप किसी भी टर्म में ले सकते हो, तो वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले आती है जावा लाइब्रेरी जे क्लाउड्स, पाइथन लाइब्रेरी अपाचे लाइब्रेरी क्लाउड्स, रूबी लाइब्रेरी अपाचे डेल्टा क्लाउड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं बेशक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिसोर्स प्रोविजनिंग। रिसोर्स प्रोविजनिंग का मतलब सिंपल सा है, हम समझ पा रहे हैं कि जो रिसोर्सेज होती हैं उन्हें हमें कितना देना है, किस तरीके से हम ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्स प्रोविजनिंग, ठीक है। अब ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। means the selection, deployment and runtime management of software and hardware resources for ensuring performance of the application। अब इसके अंदर जो भी हमें सिलेक्शन करना है, डिप्लॉयमेंट करना है, रन टाइम मैनेजमेंट करना है, जिससे जो सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर यहाँ पे दो टर्म्स हैं, सबसे पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उस टाइम पे हम सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट और रन टाइम की बात करेंगे, और यहाँ पे हम अगर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे CPU, रैम, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात आएगी। जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से हम लें सो दैट हमें जो एप्लीकेशन है वो हमें इंश्योर करे कि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन रहेगी और हमें किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आगे चल करके नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है इट टेक्स सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, SLA के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जिसके अंदर क्लाउड लेने से पहले जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं कि हमें ये CPU मिलेगा या फिर हमें ये प्रोविजनिंग मिलेगी, वो सारी की सारी चीज़ें पहले से ही नोटेड डाउन होती हैं और हमें बस क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। एंड सारी की सारी जो चीज़ें लिखी होती हैं पहले से ही कि हमें ये सर्विसेज मिलेंगी, अगर ये सर्विसेज नहीं मिली तो बॉन्ड ओवर और हमारी सर्विस ख़त्म, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ये SLA को लेता है इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू क्लाउड यूजर्स। क्लाउड यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए ये क्या लेता है, SLA को लेता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियल एग्रीमेंट बिटवीन यूज़र एंड प्रोवाइडर एंश्योर्स क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो अगर हम इनिशियल एग्रीमेंट कौन सा होता है, यही होता है SLA। तो जो हमारा SLA एग्रीमेंट होता है यूज़र और प्रोवाइडर के बीच में, वो इंश्योर करता है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो पूरी रहेगी। कुछ पैरामीटर्स होते हैं QoS के, जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया,
अवेलेबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया, एक्सेट्रा। परफॉर्मेंस हमें पता है कि जो हमारे सीपीयूज़ वर्क कर रहे हैं वो जितना हमें सीपीयू क्लॉक स्पीड चाहिए या जिस जनरेशन का हमें वो चाहिए सीपीयू चाहिए वो हमें मिल रहा है। अवेलेबिलिटी की हमारे पास 24 घंटे उसका एक्सेस हो, 24 घंटे हमारा जो क्लाउड है वो काम करता है। रिलायबल मतलब कि भरोसेमंद, जो हमारा क्लाउड होना चाहिए वो भरोसेमंद होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम मतलब जैसे हमने कुछ रिक्वेस्ट मारी तुरंत हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स जो होना चाहिए सर्वर का वो बहुत जल्दी से आना चाहिए। जैसे हमने कोई क्लिक किया तुरंत हमारे पास रिस्पॉन्स जो है बहुत जल्दी से आना चाहिए। और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। Based on application needs, static provisioning, dynamic provisioning, and static or dynamic provisioning of resources to ensure efficiency of resources without violating SLA and QoS parameters। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एप्लीकेशन जो होती है उसको स्टैटिक प्रोविजनिंग भी चाहिए हो सकती है, डायनेमिक प्रोविजनिंग भी चाहिए हो सकती है, या फिर दोनों ही चाहिए हो सकती है। अब इसमें से हम कोई सी भी प्रोविजनिंग को यूज़ कर सकते हैं तीनों में से, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बस एफिशिएंसी चाहिए रिसोर्सेज की, जिससे कि हमारी जो है ना SLA और QoS जो है पैरामीटर्स जो है वो वॉयलेट नहीं हो। अगर ये वॉयलेट हो गए तो हमारा जो इस का मोटो है वो ख़राब हो जाएगा सारा। ओवर एंड अंडर प्रोविजनिंग मस्ट बी अवॉइडेड। ओवर और अंडर प्रोविजनिंग जो है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, वो अवॉइडेड ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो रिसोर्स प्रोविजनिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब टाइप्स देख लेते हैं रिसोर्स प्रोविजनिंग के, और टोटल 3 टाइप्स के जो है हमारे रिसोर्स प्रोविजनिंग होते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक प्रोविजनिंग। स्टैटिक प्रोविजनिंग की बात करें तो फॉर एप्लीकेशन हैव प्रिडिक्टेबल एंड जनरल अनचेंजिंग डिमांड वर्कलोड्स। ये किस लिए यूज़ की जाती है स्टैटिक प्रोविजनिंग? स्टैटिक जैसे आपने सुना भी होगा, स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर सब कुछ जो होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल मतलब कि आप कुछ ही बटन्स होते हैं उनके ऊपर क्लिक कर सकते हो, और उसके अंदर भी जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो पहले से ही सेव्ड होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस पेज के ऊपर चले जाओगे, दैट्स इट। उसके अंदर कोई भी डेटाबेस वगैरह कनेक्टेड नहीं होता। ये तो हो गया वेबसाइट की बात। अगर हम रिसोर्सेज प्रोविजनिंग की बात करें तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर जब चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती हैं और जो वर्कलोड के साथ चीज़ें चेंजेस ना हों, अनचेंज्ड रहें, उस टाइम पे हम स्टैटिक प्रोविजनिंग काम करते हैं। जैसे हमारे कई सारे गेम्स होते हैं, जैसे कि हम लेते हैं चेस ले लिया, तो चेस के अंदर, या फिर हमने टिक टैक टो ले लिया। टिक टैक टो के बारे में हमने शायद AI में भी पढ़ा है, जिसके अंदर हमारी 255 एंड कुछ जो हमारी होती हैं पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो प्रिडिक्टेबल होती हैं कि आपके पास 2,55,000 कुछ प्रिडिक्शंस हैं, उसमें से एक प्रिडिक्शन आपकी सही होने वाली है, तो वो स्टैटिक प्रोविजनिंग हो गई। लेकिन जैसे कि हम कोई डायनेमिक गेम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा BGMI हो गया, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, या फिर और भी कई सारे हो गए, तो इनके अंदर जो हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है। उसके अंदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, या फिर होगा भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टैटिक के अंदर जो आपकी प्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, जिन्हें जो डेवलपर है या फिर जो क्लाइंट है वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर पा रहा है, और जो वर्कलोड के साथ चीज़ें अनचेंज रहें मतलब कि चेंज ना हो, उस टाइम पे हम स्टैटिक प्रोविजनिंग का यूज़ करते हैं। विद एडवांस प्रोविजनिंग कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्रोवाइडर टू एंश्योर अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या होता है कि अगर हम एडवांस प्रोविजनिंग की बात करें स्टैटिक के अंदर ही, तो जो कस्टमर होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है प्रोवाइडर के साथ कि आप मुझे क्या क्या रिसोर्सेज देने वाले हो, ये एंश्योर कर दो। मतलब वही SLA वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे। कस्टमर चार्ज अ फ्लैट फ़ी और बिल्ड ऑन अ मंथली बेसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो कस्टमर होता है या तो उसको फ्लैट फ़ी दे दी जाती है या फिर मंथली बेसिस के ऊपर उससे बिल लिया जाता है। डायनेमिक प्रोविजनिंग की बात करें, अ डिमांड बाय एप्लीकेशन में चेंज और वेरी। जो डिमांड है एप्लीकेशन के द्वारा वो में चेंज हो सकती है या फिर वेरी करती है। एट दैट टाइम डायनेमिक प्रोविजनिंग हैज़ बीन सजेस्टेड बाय VTIS। VTIS क्या होता है, यहाँ पे आपको शायद क्वांटम वगैरह की बुक में आपको फुल फॉर्म देखने को ना मिले, लेकिन मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म फाइंड आउट करी है, तो वो है वर्चुअल टनल इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी डिमांड होती है एप्लीकेशन की वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा पड़ गया, हो सकता है कम हो गया, तो उस टाइम पे जो हमारी VTIS होती है वो हमें सजेस्ट करती है कि आप जो है वो डायनेमिक प्रोविजनिंग को ले लो, आपका जो है ईजी पड़ेगा, जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। विद दिस टेक्निक प्रोवाइडर एलोकेट्स मोर रिसोर्सेज एज दे आर नीडेड। इस टेक्निक की मदद से जो प्रोवाइडर होता है वो एलोकेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जितनी ज़रूरी होती हैं, और रिमूव कर देता है जब ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जैसी ज़रूरत हुई तो आपको रिसोर्सेज पकड़ा दी, और जैसी ज़रूरत खत्म हो गई रिसोर्सेज को रोक दिया, ठीक है। कस्टमर इज़ बिल्ड ऑन पे पर यूज़ बेसिस। अब जो कस्टमर होता है वो पे पर यूज़ बेसिस पर
होता है, बिल किया जाता है। When डायनेमिक प्रोविजनिंग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइब्रिड क्लाउड, जब डायनेमिक प्रोविजनिंग यूज़ की जाती है हाइब्रिड क्लाउड के टाइम पर, तो उसको कभी कभी हम क्लाउड बर्स्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा यूज़र सेल्फ प्रोविजनिंग। ये हमारी लास्ट रिसोर्स प्रोविजनिंग का टाइप है। इसके अंदर क्या है कि आल्सो नोन एज क्लाउड सेल्फ सर्विस। इसके अंदर क्लाउड सेल्फ सर्विस भी हम इसे ये बोल सकते हैं। द कस्टमर परचेजेस रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर थ्रू अ वेब फॉर्म। जो हमारा कस्टमर होता है वो परचेज कर लेता है जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं क्लाउड प्रोवाइडर से एक वेब फॉर्म के ऊपर, और जो कस्टमर जो होता है वो क्रिएट कर सकता है अपना अकाउंट, और जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उनके लिए वो पे कर देता है क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, मतलब इसके अंदर ना तो वो मंथली बेसिस पे किया जाएगा, या फिर ना ही वो इसके पेपर यूज़ के ऊपर किया जाएगा, वो वन टाइम किया जाएगा। जितनी वो रिसोर्सेज खरीद लेता है एक बार दे दिया, बात खत्म। ठीक है, अब ज़रा पैरामीटर्स को देख लेते हैं कि क्या क्या रिसोर्स प्रोविजनिंग के लिए हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम टाइम जो है वो हमारी जो एल्गोरिथम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम समय लेना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए एक टास्क को। दूसरा है मिनिमाइज कॉस्ट। जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए क्लाउड की। तीसरी चीज़ है रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ये जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है किसका, प्रोवाइडर का, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लास्ट है हमारा फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट के अंदर क्या होता है, एल्गोरिथम जो होती है वो कंटिन्यू करनी चाहिए सर्विस को अगर कोई हमारी फॉल्टी नोड्स होती हैं तब भी। मतलब कि हमारी कुछ फॉल्टी नोड्स हो गई जो सही से काम नहीं कर रही, तो एक के चक्कर में ऐसा ना हो कि 100 केबल्स 100 नोड्स काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक नोड काम नहीं कर रही तो 99 नोड्स जो है वो हमारी काम करती रहनी चाहिए। तो फॉल्ट टॉलरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे दो टाइप्स और हैं, दो पैरामीटर्स और हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फिफ्थ पैरामीटर है वो है रिड्यूस्ड एसएलए वायलेशन। रिड्यूस्ड एसएलए वायलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एसएलए डॉक्यूमेंट होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होता है, इसकी जो वायलेशन होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए, या तो ना के बराबर, वैसे पहले तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर हो भी रही है तो ना के बराबर होनी चाहिए। रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन, ये तो हमें पता ही है। वर्चुअल मशीन अगर हम प्लेस कर देंगे तो उससे जो भी हमारी जो माइग्रेशन होगी या फिर जो भी हमारी पावर कंजप्शन होगी वो कम होगी, क्योंकि वो जो सारी चीज़ होंगी वो वर्चुअली हो जाएंगी। उसके लिए हमें कोई भी फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिजिकल हार्डवेयर नहीं होगा तो उसके लिए हमें पावर कंजम्पशन भी कम लगेगा। रिसोर्स प्रोविजनिंग मेथड्स आर, इसके अंदर भी कुछ हमारे रिसोर्स प्रोविजनिंग को अचीव करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। तो वो 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है डिमांड ड्राइवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। डिमांड ड्राइवन मतलब कि जैसे हमें नाम ही समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारी डिमांड हो वैसे वैसे हमें मिल जाए, और डिमांड नहीं हो तो कम हो जाए। दिस एड्स और रिमूव्स कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस ऑन करंट एलोकेशन यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ रिसोर्सेज। ये ऐड कर सकता है या फिर रिमूव कर सकता है कंप्यूटिंग इंस्टेंस को करंट एलोकेशन के ऊपर या फिर यूटिलाइजेशन के ऊपर, जैसे भी रिसोर्सेज चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो भैया रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, अगर कम ट्रैफिक है तो रिसोर्सेज घट जाएंगी, वही वाली चीज़ है। इसके अंदर पता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक चीज़ है कि जो टर्म्स हैं, जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो इसलिए आपको जो याद करने हैं वो ये वाले जो मेजर हेडिंग्स है वो याद करनी है। अगर आपकी मेजर हेडिंग्स आपको याद रहेंगी तो अंदर का जो कंटेंट है वो भी आपको याद रहेगा। तो कोशिश कीजिए ये वाली जो मेजर हेडिंग्स है आपको बहुत अच्छे से याद हो, सो दैट आप इंटरनल जो कंटेंट है उसको आप फिलअप कर पाओ। ऑटोमेटिकली एलोकेट्स 2 Xenon प्रोसेसर्स। ये ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है 2 Xenon प्रोसेसर्स को फॉर द यूज़र एप्लीकेशन व्हेन द यूज़र वाज यूजिंग 1 Xenon प्रोसेसर मोर देन % ऑफ टाइम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, ये 2 Xenon प्रोसेसर्स को ऑटोमेटिकली यूज़र एप्लीकेशन को दे देता है जब जो यूज़र होता है वो यूज़ कर रहा होता है एक Xenon प्रोसेसर को, और वो % को क्रॉस कर जाए एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, तो दूसरा Xenon प्रोसेसर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जैसे ही एक प्रोसेसर ओवरक्लॉक हुआ दूसरा प्रोसेसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड उसका जो क्लॉकिंग है उसको कम कर देगा। When a resource has surpassed the threshold for a certain amount of time, the scheme increases the resources on the base time। वही है, सिंपल सी बात है। जैसे ही एक रिसोर्स जो होता है वो थ्रेशोल्ड टाइम जैसे ही क्रॉस करता है, तुरंत जो ये वाली जो स्कीम है डिमांड ड्राइवन रिसोर्स प्रोविजनिंग जो है ये क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है रिसोर्सेज को, जिससे कि जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो और अच्छे से काम कर पाए। रिसोर्सेज जैसे ही कम हो जाएगा टाइम, तुरंत जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगी, सिंपल।
ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट करा गया था? ये इंप्लीमेंट करा गया था जी अमेज़ॉन के द्वारा। ये ऑटो स्केल फीचर के ऊपर काम किया था EC2 प्लेटफॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर? EC2 प्लेटफॉर्म के ऊपर। होप सो आप अमेज़ॉन एज्योर के ऊपर एक बार ज़रूर विजिट करना एंड वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को देखना किस तरीके से डिज़ाइंड है। अगर आप क्लाउड को डिप्लॉय नहीं कर रहे हो तो आपसे पैसे तो चार्ज नहीं करेगा, लेकिन आप उसके प्लेटफॉर्म को ज़रूर देख सकते हो। एक बार प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे एंड आपको आइडिया लगेगा कि क्लाउड के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होता है एंड AWS होता है अमेज़ॉन का। सॉरी फॉर दैट। ईजी टू इम्प्लीमेंट, डज नॉट वर्क इफ वर्कलोड चेंजेस एब्रप्टली। इसके अंदर जो होता है वो ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा, और ये काम नहीं करता है अगर वर्कलोड जो होता है ना वो एब्रप्टली एक वर्ड है जो कि हमारी बुक्स के अंदर यूज़ किया गया है। इसका मतलब सडनली होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप सडनली को याद कर सकते हो। तो ये जो होता है वर्कलोड जो होता है, अगर ज़्यादा चेंजेस होता है या वेरिएबल होता है कि हर सेकंड चेंज हो रहा है या फिर हर मिनट चेंज हो रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, डिमांड ड्राइवन RP, ये काम नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है। इवेंट ड्राइवन रिसोर्स प्रोविजनिंग, इसके अंदर क्या होता है? एड्स और रिमूव मशीन इंस्टेंसेस ऑन स्पेसिफिक टाइम इवेंट। ये ऐड करता है या फिर रिमूव करता है इंस्टेंस को एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इवेंट पे। जैसे कि आपने सुबह 5 बजे लिख दिया कि सुबह 5 बजे इतनी रिसोर्सेज को ऐड कर देना क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होगा, तो उस समय पे ज़्यादा ऐड कर देगा। जैसे ही वो आपने सेट कर दिया कि शाम को 7 बजे वो जो रिसोर्सेज आपने एक्स्ट्रा लगाए थे उन्हें हटा देना, तो ये तुरंत उस चीज़ को हटा देगा। तो स्पेसिफिक टाइम पे ये काम करता है। वर्क्स बेटर फॉर सीजनल और प्रिडिक्टेड इवेंट्स, ये सीजनल या फिर प्रिडिक्टेड इवेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। नंबर ऑफ यूजर्स ग्रोज बिफोर इवेंट पीरियड, इवेंट पीरियड से पहले जो नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, और जैसे ही देन डिक्रीजेज ड्यूरिंग इवेंट पीरियड, और कम हो जाते हैं इवेंट पीरियड के दौरान। स्कीम एंटीसिपेट्स पीक ट्रैफिक बिफोर इट हैपन्स, जो स्कीम होती है वो पीक ट्रैफिक को देख लेती है, पूछ लेती है आपसे कितना होने वाला है, जिससे कि उसको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। मेथड रिजल्ट्स इन मिनिमम लॉस ऑफ QoS, इसकी मदद से जो QoS है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो कम नहीं होती है, वो मिनिमम लॉस पे रहती है, ज़्यादा लॉस नहीं होता है हमारी QoS का। इफ़ इवेंट इज़ प्रिडिक्टेड करेक्टली, अगर जो हमारा इवेंट है उसे हम करेक्टली प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो। वेस्टेज रिसोर्सेज आर ग्रेटर ड्यू टू इवेंट्स दैट डू नॉट फॉलो अ फिक्स्ड पैटर्न, जो वेस्टेड रिसोर्सेज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं अगर बाई चांस हमारा जो फिक्स्ड पैटर्न है उसको फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। अगर हमारी प्रिडिक्शन करेक्ट हुई तो सिंपल सी बात है हमारी मिनिमम लॉस होगा, अगर हमारी प्रिडिक्शन गलत हुई तो उतना ही रिसोर्सेज जो है हमारी वेस्ट हो जाएंगी। अब जो लास्ट आता है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इजी है, पॉपुलैरिटी ड्राइवन रिसोर्स प्रोविजनिंग, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे गूगल सर्चेज होते हैं या फिर जो भी हमारा जो यूज़र है वो सर्च कर रहा है, उसके बिहाफ पर जब हम एक इंस्टेंस बनाते हैं या फिर एक इवेंट बनाते हैं तो उसे हम पॉपुलैरिटी ड्राइवन रिसोर्स प्रोविजनिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पॉपुलैरिटी डिमांड के ऊपर हम क्रिएट करते हैं इंस्टेंस को, ठीक है। पॉपुलैरिटी डिमांड मतलब अगर पॉपुलैरिटी, अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो फीफा के ऊपर ज़्यादा वो था, पॉपुलैरिटी है, ठीक है, तो ज़्यादा गूगल सर्चेज हो रहे हैं तो उसकी चीज़ें ज़्यादा उछलेंगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई देंगी। स्कीम एंटीसिपेट्स इंक्रीज ट्रैफिक विद पॉपुलैरिटी, इसके अंदर जो स्कीम होती है वो गेस करती है या फिर आपसे पूछ लेती है कि कितना ट्रैफिक आएगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, अगर जिस चीज़ की ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी उस चीज़ पे ज़्यादा ट्रैफिक आने के भी चांसेस रहते हैं, राइट। तो इसी स्कीम के अंदर वही चीज़ को नोटिस किया जाता है। हैज़ मिनिमम लॉस ऑफ QoS, इसके अंदर QoS का लॉस कम होता है अगर प्रिडिक्शन करेक्ट होगी, अगर नहीं होगी तो रिसोर्सेज जो है वो तो वेस्ट हो ही जाएंगी। तो ये थी हमारी रिसोर्स प्रोविजनिंग के टाइप्स, और इसके बाद हम जंप करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेरियस क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं उसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। इट रिप्रेजेंट द हिरार्की ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एक हिरार्की दिखाती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। अगर आपको हिरार्की नहीं पता तो हिरार्की के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्डर चलता है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, मतलब एक लाइन के अंदर चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं हिरार्की ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑन बोथ द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। जो दोनों हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विस मॉडल, एंड ऑल्सो द इश्यूज़ रिलेटेड टू नेटवर्क्स, और जितने भी हमारे इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं नेटवर्क से उनको भी इसके अंदर एड्रेस किया जाता है। अब जो सबसे पहले जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी ये होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा कनेक्टेड होता है इन तीनों से,
जिसके अंदर हमारी आती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। दूसरा पहला आता है, फिर इसके अंदर जो हिरार्की होती है इसके अंदर 3 आते हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्विस मॉडल, नेटवर्क इशूज़। डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करें तो इसके अंदर 3 होते हैं, फर्दर पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड। और इसके अंदर फर्दर जो हमारी इश्यूज़ होते हैं या फिर हम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है क्लोनिंग एंड रिसोर्स पूलिंग, मोबिलिटी ऑफ डेटा एंड डेटा रेसिडुअल्स, इलास्टिक पैरामीटर, शेयर्ड मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट, अनइनक्रिप्टेड डेटा, ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अगर हम सर्विस मॉडल की बात करें तो इसके अंदर फर्दर 3 होते हैं, SaaS, PaaS एंड IaaS। हमें पता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके अंदर फर्दर जो हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस होती है उसमें से सबसे पहला आता है डेटा लीकेज प्रॉब्लम, दूसरा आता है मैलिशियस अटैक, तीसरा आता है बैकअप एंड स्टोरेज, चौथा आता है शेयर्ड टेक्नोलॉजी इशूज़, फिर आता है सर्विस हाईजैकिंग, फिर आता है वर्चुअल मशीन होपिंग, फिर आता है हमारी नेटवर्क इशूज़। और इसके अंदर हमारी जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ये ब्राउज़र सिक्योरिटी, एसक्यूएल इंजेक्शन, फ्लडिंग अटैक, XML सिग्नेचर एलिमेंट रैपिंग, इनकम्प्लीट डेटा डिलीशन, लॉक इन। अब इसके अंदर जो हमें नेटवर्क इशूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ये इसके अंदर पढ़ते हैं मेनली CSS के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर। इसके अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो हम इन दोनों की बात करेंगे, एक तो डिप्लॉयमेंट मॉडल की और एक सर्विस मॉडल की। चलिए सबसे पहले हम सिक्योरिटी चैलेंजेस रिलेटेड टू डिप्लॉयमेंट मॉडल देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा था क्लोनिंग एंड रिसोर्स पूलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि डील्स विद रिप्लिकेटिंग ऑफ और डुप्लीकेटिंग ऑफ डेटा। इसके अंदर जो हमारी दिक्कत होती है वो ये होती है कि जो हमारा डेटा होता है उसे रेप्लिकेट किया जाता है या फिर डुप्लीकेट कर लिया जाता है। इट लीड्स टू डेटा लीकेज प्रॉब्लम रिवीलिंग द मशीन्स ऑथेंटिसिटी। इसके अंदर क्या होता है, जो ये लीड करता है इसकी मदद से, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा डेटा है वो लीक हो सकता है और ये रिवील कर सकता है कि मशीन की जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको भी अफेक्ट करेगा। जो हमारी मशीन है उसके जो कोड्स हो सकते हैं उनको भी रिवील कर सकता है, या फिर जो भी हमारा प्राइवेट डेटा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको भी ये रिवील कर सकता है। मोटिलिटी ऑफ डेटा एंड डेटा रेसिडुअल्स, ये मोबिलिटी नहीं है, ये मोटिलिटी ही है। फॉर बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डेटा इज़ मूव टू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है और डेटा को यूटिलाइज़ करना है तो उसके लिए हमें अपने डेटा को मूव करना पड़ेगा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एज अ रिजल्ट इंटरप्राइज वुड बी अवॉइडेड द लोकेशन वेयर द डेटा इज पुट ऑन क्लाउड। इसकी वजह से जो एंटरप्राइज होती है उसको अपने डेटा को अवॉइड करना पड़ता है कि लोकेशन कहाँ पर है, कि हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर्ड है और कहाँ पर स्टोर्ड नहीं है। ये चीज़ जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनको पता नहीं होता है। ट्रू विद पब्लिक क्लाउड, और ये वाली जो चीज़ें होती हैं हमारी पब्लिक क्लाउड के साथ बिल्कुल सच होती हैं, क्योंकि पब्लिक क्लाउड हमें पता ही है कि उसके अंदर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, राइट, कि कहाँ पे डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, कहाँ पे डेटा सेंटर है, कहाँ पे नहीं है, ये चीज़ें हमें कुछ नहीं पता होती हैं। विद दिस डेटा मूवमेंट, ये जो डेटा मूवमेंट होता है इसकी वजह से क्या होता है, द रेसिडुअल्स ऑफ डेटा इज़ लेफ्ट बिहाइंड। जो डेटा के रेसिडुअल्स होते हैं, जो बच्चे कुछ हिस्से होते हैं वो बच जाते हैं, जिसकी वजह से जो अनऑथराइज यूज़र है वो एक्सेस कर सकता है ईजिली। क्योंकि हमें पता है कि जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। जो हमारे ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ होती हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पासवर्ड्स होते हैं, और भी क्या क्या कंटेंट हमने सर्व किया है इंटरनेट के ऊपर वो भी स्टोर्ड होता है। अगर वो डेटा कोई चुरा ले तो उसकी मदद से वो हमारे हर एक अकाउंट के अंदर एक्सेस ले सकता है विदाउट आईडी एंड पासवर्ड, या फिर हमारे आईडी पासवर्ड्स को भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं तो हम वो छोटे छोटे रेसिडुअल्स जो हैं वो नहीं छोड़ें, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पब्लिक क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। इलास्टिक पैरामीटर, जो इसका थर्ड आता है हमारा इशू, वो है इलास्टिक पैरामीटर। इलास्टिक पैरामीटर जैसे हमें समझ में आ रहा है, इलास्टिक मतलब कि ज़्यादा खींचना या फिर ज़्यादा वो होना, तो इसके अंदर भी वही है कि जो हमारी डिफरेंट रिसोर्सेज होती हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली कॉम्प्राइजेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्रिएट्स एन इलास्टिक पैरामीटर। जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली बना होता है प्राइवेट क्लाउड से, उसके अंदर जो इलास्टिक पैरामीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। मैनी डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन अलाउज डेटा शेयरिंग ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। एक डिपार्टमेंट है, मान के चलिए एक कंपनी है, उसके अंदर हमारे हायरार्की है 3 लोगों की। एक हमारा जो CEO है वो है, फिर उसके बाद हेड HR है, फिर उसके बाद HR है एंड देन एम्प्लॉय। हमने 4 हायरार्की ले ली। एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या होगा कि आईडी पासवर्ड्स के हिसाब से जो है वो डेटा लॉगिन होगा। जो CEO होगा वो सारा डेटा देख सकता है, अपना HR का, सीनियर HR का, जूनियर HR का, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का, सबका देख सकता है। जो सीनियर HR है वो CEO का नहीं देख सकता।
जो जूनियर एचआर है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का देख सकता है, अपने सीनियर का नहीं देख सकता, और जो एम्प्लॉय है वो खाली अपना देख सकता है, राइट। तो क्या होता है कि इसके अंदर डेटा शेयरिंग भी उसी हिसाब से होती है। तो डेटा शेयरिंग जब होती है डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज की, तो वो इंक्रीज करता है फैसिलिटी को, लेकिन असल में वो डेटा ब्रीच इश्यूज को भी इंक्रीज कर देता है। क्योंकि अगर किसी भी यूज़र का अगर मान के चलिए सीईओ का जो क्रेडेंशियल है वो लीक हो गई या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना, फिर तो हो गया आपका क्लाउड सिक्योरिटी हो गई। चौथे पे आता है हमारा शेयर्ड मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट। मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, रन मल्टीपल एप्लीकेशन कॉन्करेंटली ऑन सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हाइडिंग यूजर डेटा फ्रॉम ईच अदर। अब हार्डवेयर एक है, फिजिकल हार्डवेयर एक है, और एप्लीकेशंस कई सारी रन कर रही हैं। इसका मतलब ये है सिंपल, रन मल्टीपल एप्लीकेशन कॉन्करेंटली, एक ही मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं एक ही सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या फिर सेम हार्डवेयर के ऊपर, और हम हाइड कर रहे हैं यूज़र डेटा एक दूसरे से, तो उसे हम बोलते हैं शेयर्ड मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर ये पार्ट होता है पब्लिक क्लाउड्स का, जिसकी और ये हमारी सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा होता है वो सेम हार्डवेयर के ऊपर स्टोर्ड होता है। अगर बाई चांस शेयर्ड जो डेटा स्टोरेज है हमारी उसके अंदर 19-20 बात हुई, तो फिर सारी बात हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो दूसरा यूज़र भी आराम से देख सकता है। फिर अनइनक्रिप्टेड डेटा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि इनक्रिप्टेड डेटा इंक्रिप्शन से हम क्या कहते हैं, डेटा इंक्रिप्शन से हम जो हमारा डेटा होता है उसको हम हैश टेबल के अंदर या फिर मतलब इस एक ऐसी की के अंदर डिवाइड कर देते हैं जो हमारा अनरीडेबल होता है। अनरीडेबल फॉर्म में हम जब हम डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनक्रिप्टेड डेटा। लेकिन जब हम डेटा शेयरिंग कर रहे होते हैं क्लाउड पे, तो हम उस पर इंक्रिप्शन नहीं कर सकते, नहीं तो हम डेटा को ईजिली शेयर और यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो डेटा इंक्रिप्शन हेल्प्स टू एड्रेस वेरियस एक्सटर्नल एंड मैलिशियस अटैक। जो डेटा इंक्रिप्शन होता है वो हमें मदद करता है, जिससे हम फाइट अगेंस्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल और मैलिशियस थ्रेट से। अनइनक्रिप्टेड डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है और डजेंट प्रोवाइड एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वो हमें प्रोवाइड नहीं करता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म को। दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स, और कोई भी इसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, अगर हम ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिटी मैनेजमेंट की बात करें तो हमें ये पता है कि बिना आईडी और पासवर्ड के हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन नहीं कर सकते, और हम ज़्यादातर साइन अप ही करते हैं अगर हम किसी नए प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो इसके अंदर भी ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिटी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्लाउड हेल्प्स अ यूज़र टू फैसिलिटेट एक्सेस इट्स प्राइवेट डेटा एंड मेक इट अवेलेबल टू वेरियस सर्विस अक्रॉस द नेटवर्क। जो क्लाउड होता है वो यूज़र को एक फैसिलिटी देता है कि वो अपने प्राइवेट डेटा को उसके ऊपर अवेलेबल करवा सकता है और किसी को भी शेयर कर सकता है ऑन दी नेटवर्क। जैसे कि मैं आपको नोट्स शेयर करता हूँ, जो मेरे नोट्स हैं वो कहीं ना किसी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर स्टोर्ड हैं, और वहाँ से मैं उस लिंक को कॉपी करके आपको दे देता हूँ, सो दैट आप उसको कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे वही है कि ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा है कि अगर आप ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं हो गए, जैसे कि अभी तो मैंने किसी एनीवन कैन एक्सेस माय नोट्स, लेकिन अगर मैं किसी मेल आईडी पर ही करूँगा तो खाली वही आदमी या फिर वही इंसान मेरी नोट्स को जो है वो एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आइडेंटिटी मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र थ्रू देयर क्रेडेंशियल्स, और जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट है वो ऑथेंटिकेट करने के लिए काम आती है यूज़र को विद देयर क्रेडेंशियल्स। जो आईडी पासवर्ड होते हैं उनकी मदद से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिक्योरिटी चैलेंजेस रिलेटेड विद सर्विस मॉडल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एपसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा सर्विस मॉडल से रिलेटेड जो सिक्योरिटी चैलेंज आता है वो आता है हमारा डेटा लीकेज और कॉन्सिक्वेंट प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या है कि डेटा डिलीशन और ऑल्टरेशन विदाउट बैकअप हार्म सिक्योरिटी। जैसे कि हमें पता ही है कि अगर हमारा डेटा डिलीट हो जाता है या फिर ऑल्टर हो जाता है, ऑल्टर का मतलब चेंज हो जाता है, या फिर उसके अंदर कोई भी 19-20 चेंजेस आ जाते हैं, मतलब जैसे कि हमने डाली थी PDF लेकिन बन गई डॉक, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑल्टरेशन हो गई हमारी डेटा में बिना किसी बैकअप के। ये हमारी हार्म करता है सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, लोकेलिटी को, सेग्रीगेशन को और ब्रीचेस को, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने क्लाउड पे कोई डेटा डाला है तो वो हमारा सेफ होना चाहिए। वो सबसे पहली चीज़ डिलीट नहीं होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए, अगर हो भी रहा है तो उसका एक बैकअप होना चाहिए सो दैट ओरिजिनल फाइल्स जो है हमारी वो सेफ रहें। लेकिन अगर ये वाली चीज़ें हो रही है विदाउट बैकअप, तो क्लाउड्स पे हमारी क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है, इंटीग्रिटी अफेक्ट हो रही है, लोकेलिटी अफेक्ट हो रही है, सेग्रीगेशन अफेक्ट हो रहा है, और ब्रीच तो हो ही रहा है डेटा।
लीड सेंसिटिव डेटा एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड यूज़र, ये लीड करता है कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा है वो अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो भी एक्सेस कर सकता है। अगर हम मैलिशियस अटैक की बात करें, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, इसके अंदर क्या होता है, मैलिशियस अटैक के अंदर हमें पता है कि एक यूज़र है वो मैलिशियस है, मतलब कि वो सही नहीं है, उसके अंदर किसी भी टाइप का वायरस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एंड वो बाकी का जो डेटा है उसको भी एक्सेस कर रहा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा को भी एक्सेस कर रहा है विदाउट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैलिशियस अटैक। बैकअप एंड स्टोरेज, क्लाउड वेंडर्स मस्ट एंश्योर रेगुलर बैकअप, जो क्लाउड वेंडर्स होते हैं उन्हें एंश्योर करना चाहिए कि वो रेगुलर बैकअप ले रहे हैं डेटा का, ऑल मीजर्स मतलब कि A to Z सारा डेटा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ डेटा ले लिया कुछ डेटा नहीं लिया, सारा डेटा उनका ज़रूरी है कि वो बैकअप लें, सो दैट अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है डेटा के साथ तो हमारा डेटा सिक्योर्ड रहे। जो जनरली जो बैकअप होता है ना वो अनइनक्रिप्टेड होता है, जिसकी वजह से जो हैकर होते हैं या फिर जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं वो उस डेटा का मिसयूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इंक्रिप्शन होगा तो वो अनरीडेबल फॉर्म में होगा और कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो अनइनक्रिप्टेड रहेगा ना तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। डेटा बैकअप लीड्स टू वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स, और जो डेटा बैकअप है वो कई सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी दावत देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो आती है शेयर टेक्नोलॉजिकल इशूज़। शेयर टेक्नोलॉजिकल इशूज़ की बात करें तो जैसे कि IaaS वेंडर्स ट्रांसपोर्ट देयर सर्विस इन अ स्केलेबल वे बाय कंट्रीब्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस वेंडर्स होते हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करते हैं और सर्विस को देते हैं जिससे वो स्केलेबल तरीके से काम कर सके एक सर्विस के अंदर, बट डज नॉट ऑफर स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन फॉर मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन नहीं दे पाते मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के अंदर। आइसोलेशन का मतलब हमें पता है, जैसे हम कोविड के टाइम पे सबसे अलग हो गए थे, आइसोलेट हो गए थे, अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, वैसे ही जो आइसोलेशन का मतलब क्या है कि अगर 4 ब्लॉक्स हैं, ये एक ब्लॉक है फिर ये एक ब्लॉक है, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जैसे ये एक ब्लॉक हो गया हमारा और ये हो गया हमारा A, और इससे ही जुड़ता हुआ ये हमारा पड़ोसी है B, तो ये क्या है कि ये वाली जो दीवार है ना ये आइसोलेशन कहलाएगी। अगर ये दीवार नहीं होगी तो A और B का जो डेटा है वो एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, डेटा को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये जो आइसोलेशन है ये ऑफर नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन नहीं होती है। अगर B ने थोड़ा सा भी अटैक किया इस दीवार के ऊपर तो वो A के डेटा को एक्सेस कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा सर्विस हाईजैकिंग। सर्विस हाईजैकिंग के अंदर क्या होता है, एसोसिएटेड विद गेनिंग एन इलीगल कंट्रोल ऑन सर्टेन ऑथराइज्ड सर्विस बाय अनऑथराइज्ड यूज़र। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ें ही चलने वाली हैं, बस टर्म्स अलग अलग होने वाली हैं। अनऑथराइज्ड यूज़र ऑथराइज्ड सर्विसेज को यूज़ करेगा इलीगल तरीके से, ठीक है। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, जैसे फ़िशिंग हमें पता है, जैसे हम फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं लेकिन हमारा लिंक बदला हुआ है या फिर हमारा जो पेज है वो ओरिजिनल नहीं है, वो फेक है, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड फ्रॉड। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब कि जैसे कि आपने मॉड एपीके सुने होंगे, मॉडिफाइड एप्लीकेशंस। उसके अंदर क्या होता है, आप जैसे आपका एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, सबवे सर्फर्स हो गया, सबवे सर्फर्स के अंदर अनलिमिटेड कॉइन्स हो गए, तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो गई सर्विसेज सॉफ्टवेयर की, एक्सप्लॉयटेशन हो गया है ना, तो उसको हम सर्विस हाईजैकिंग कहेंगे। फिर उसके बाद ये टॉप मोस्ट थ्रेट आज के टाइम में कंसिडर किया जा सकता है। वीएम होपिंग की बात करें तो अटैकर जो होता है वो गेन कर लेता है एक्सेस अनदर वर्चुअल मशीन का। इसके अंदर एक ज़रूरत होती है कि सबसे पहले तो होस्ट सेम होना चाहिए। होस्ट सेम का मतलब क्या है कि मतलब एक ही वाईफाई डिवाइस से आप कनेक्टेड हो, और जो अटैकर होना चाहिए उसको विक्टिम का जो है ना आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तभी वो अटैक कर पाएगा, वरना वो अटैक नहीं कर पाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। अटैकर कैन चेक विक्टिम्स वीएम रिसोर्सेज। अब इसकी हेल्प से क्या क्या हो सकता है, वीएम जो विक्टिम है उसका रिसोर्स चेक किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है डेटा। और जो CIA ट्रायड है, CIA ट्रायड आपने ज़रूर पढ़ा होगा CSS के अंदर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, वो भी अफेक्ट होती है वर्चुअल मशीन की। रिक्वायरमेंट जो है ये है कि जो दोनों वर्चुअल मशीन है वो सेम होस्ट के ऊपर होनी चाहिए। जो अटैकर होना चाहिए वो विक्टिम के आईपी एड्रेस को ज़रूर पहचान लेना चाहिए। तो बस ये था वीएम होपिंग। इसके बाद हमारी जो क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स आते हैं कि जो हमारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल हो जाएं। सबसे पहला है डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल का क्या है, यूज टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट इंस्टेंटली एंड अप्रोप्रिएटली टू एनी इंस्टेंट। डिटेक्ट कर ले और तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर दे। दूसरा है प्रिटेंटिव कंट्रोल। प्रिटेंटिव कंट्रोल के अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथन द सिस्टम अगेंस्ट एन इंसिडेंट। किसी भी इंसिडेंट के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रेंथन हो।
और अटैकर बाय एक्चुअल एलिमिनेटिंग द वनरेबिलिटीज़, जो वनरेबिलिटीज़ हैं उनको एलिमिनेट कर दे। डिटरेंट कंट्रोल की बात करें तो ये रिड्यूस कर दे जो अटैक हो रहे हैं क्लाउड सिस्टम के ऊपर, और जो थ्रेट लेवल है उन्हें एक वार्निंग साइन में चेंज कर दे, मतलब कि आपको वो क्लाउड हैक होने वाला है, ये सारी चीज़ें बता दे। करेक्टिव कंट्रोल की बात करें तो ये रिड्यूस कर दे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इंसिडेंट बाय कंट्रोलिंग द डैमेज, रिस्टोरिंग सिस्टम बैकअप इज एन एग्जाम्पल। मतलब कि करेक्टिव मतलब अगर बाई चांस हैक हो गया, डेटा डिलीट हो गया, ऑल्टर हो गया, उसके बाद जो डेटा बैकअप है उसको रिस्टोर कर ले जिससे कि सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए। तो मतलब कि एक तरीके से ये जैसे होता है ना कि कुछ हो गया उसके ऊपर कपड़ा डालना, तो ये वैसा का वाला काम हो गया। क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू मैनेजमेंट मॉडल दैट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस इन क्लाउड एनवायरनमेंट सो दैट एंटरप्राइजेज बिजनेस टारगेट आर अचीव्ड। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट मॉडल होता है जिसकी मदद से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इफेक्टिवली, और जो हमारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो बनी रहे, ऑपरेशंस चलते रहें ठीक ठाक, और जो हमारी बिजनेस टारगेट है ना उन्हें हम अचीव कर सकें। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बिजनेस टारगेट हमें अचीव करने हैं सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। दिस मॉडल इनकॉर्पोरेट्स अ हायरार्की ऑफ एग्जीक्यूटिव मैंडेट्स। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ कीवर्ड्स ही हैं, आपको इन्हें डायरेक्टली याद करना है। सबसे पहला है कि इसके अंदर हायरार्की में कौन कौन सी होती हैं? एग्जीक्यूटिव मैंडेट्स होते हैं, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, और ये रिजल्ट भी होता है, रिजल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बिजनेस वैल्यू ऑफ एन एंटरप्राइज। और ये रिजल्ट हेड करता है, ऑप्टिमाइज करता है रिजल्ट को, जो कि बिजनेस वैल्यू को इंक्रीज करती है एक एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। चैलेंजेस की बात करें, अगर हम इससे चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा चैलेंज आता है वो लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन एंड बाय इन। इसके अंदर क्या होता है? लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड इनिशियल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय कस्टमर्स। मतलब कि जो हमारे पास वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीनियर मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, और जो हमारी इनिशियल सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कस्टमर को उन सर्विसेज को पाने के लिए। जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वो इंटेंडेड होती है जिससे जो एग्जीक्यूटिव टोन है, प्रिंसिपल है, एक्सपेक्टेशंस हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट के, वो पूरे हो सकें। लेकिन पूरे हो पाते हैं या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इनके जो इंटेंशन होते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो ये होते हैं कि जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है और ऑपरेशन है वो सही से चल सके क्लाउड का। रिजल्ट इन सिचुएशन इज इनफेक्टिव डेफिनेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव टोन एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर सिक्योरिटी इन द क्लाउड। ये भी वही चीज़ है, फिर से आप इस लाइन को दोबारा से मतलब चेंज करके लिख दोगे तो आप वही आएगा कि जो रिजल्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी कम्युनिकेशन है ना एग्जीक्यूटिव टोन की, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो सके क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर। इसका मेन काम क्या है? टू रिजॉल्व दिस इज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एंगेज एंटरप्राइज एग्जीक्यूटिव्स इन डिस्कशन एंड डेफिनेशन ऑफ टोन। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे एंटरप्राइज एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं हमारे एंटरप्राइज के अंदर, उनको डिस्कशंस के अंदर लेके आया जा सके, बहुत प्यार से बात की जा सके, एक्सपेक्टेशन जो है सिक्योरिटी की वो पूरी करवाई जा सके, और जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनका भी थोड़ा सा फॉर्मली ध्यान रखा जाए। लैक ऑफ एम्बेडेड मैनेजमेंट ऑपरेशनल कंट्रोल्स। इसके अंदर क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि एक टूल है, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लगाया, फिर दूसरे पे लगाया, फिर तीसरे पे लगाया, तो हमने 2-3 जगह उस टूल को एम्बेड कर दिया, ठीक है। तो एम्बेडिंग का मतलब ये होता है। The embedding done on the enterprise is not much controlled and effective in security operational processes and procedures should be which affects optimization value and day-to-day operation risk। इसके अंदर क्या हो जाता है? जो हमारी एम्बेडिंग होती है वो एंटरप्राइजेस के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से जो हमारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन जो वैल्यू होती है वो दिन पे दिन कम होती चली जाती है और ख़त्म हो जाती है। वही है यहाँ पे भी, रिजल्ट इन ऑपरेशनल रिस्क दैट मे नॉट बी अपरेंटली टू एंटरप्राइज। जो रिजल्ट होता है ऑपरेशनल रिस्क का वो एज पर दी एंटरप्राइज नहीं होता है, एंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। लैक ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। मैनी एंटरप्राइज जो बहुत सारी एंटरप्राइज है वो मूव कर रही हैं क्लाउड एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से जो हमारी जो फॉर्मल ऑपरेटिंग मॉडल है सिक्योरिटी के लिए वो ख़त्म होती जा रही है या फिर बहुत कम होती जा रही है। क्योंकि जैसे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते थे, जैसे कोई अटैक हुआ हमने फिजिकल रिसोर्सेज को बंद कर दिया तो हमारा सिक्योर हो गया डिवाइस। लेकिन इसके अंदर क्या है कि क्लाउड के ऊपर है तो 24 अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी है, तो इसके अंदर जो हमारी फॉर्मल ऑपरेटिंग मॉडल की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ये इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके ऊपर काम कर सके, तो कोई
टैक्टिकल रोल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसके ऊपर ये काम कर सके, और इनकी कोई भी चीज़ जो है ना क्लाउड्स के ऊपर वो डिफाइंड नहीं है, मतलब कि हम आपको ये सर्विस देंगे और इस तरीके से हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ भी इनके प्लेटफॉर्म्स में नहीं है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिवनेस होती है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट की वो अफेक्ट होती है, और जो भी हमारी ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी सिक्योरिटी को अफेक्ट पड़ता है। जो हायरार्की होती है उसको एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे वो मैनेज कर सके और कंट्रोल करें सिक्योरिटी को। जो हायरार्की होती है वो एम्प्लॉयड हो सकती है, इनसोर्स्ड हो सकती है, आउटसोर्स्ड हो सकती है या फिर को सोर्स्ड हो सकती है, डिपेंड करता है कि कल्चर नॉर्म्स या फिर रिस्क किस टाइप के हैं एंटरप्राइज के अंदर। चौथा है, ये लास्ट पॉइंट की बात करें तो लैक ऑफ मैट्रिक्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्क। हमें ये इसी लाइन से मतलब समझ में आ गया कि जो भी हमारे मैट्रिक्स हैं कि किस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रीड आउट करें, और जो जो रिस्क है किस किस चीज़ पे हमारे रिस्क आ रहे हैं, किस किस चीज़ पे रिस्क नहीं आ रहे हैं, इन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें आगे चल के एक इंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को पड़ सकती है। आगे बढ़े तो आगे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, दूसरा है वैल्यू डिलीवरी, तीसरा है रिस्क माइग्रेशन, चौथा है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। ये थे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हमें पता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की मतलब कि हम सिक्योरिटी चीज़ों को अचीव कर पाएँ ईजिली। जो हमारी वैल्यू डिलीवरी का मतलब क्या है, जो हमारी चीज़ें होनी चाहिए वो यूटिलाइज्ड होनी चाहिए, एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। और रिस्क माइग्रेशन के अंदर जो भी हमारा रिस्क हो रहा है, फॉल्ट आ रहा है, कोई हमारा डेटा जो है वो हम इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को भी हम रिजॉल्व आउट कर पाएँ। जो हमारा रिसोर्सेज हैं, जो भी हम रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं हम बिना किसी दिक्कत के, और अगर हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी रिसोर्सेज ले रहे हैं, ज़्यादा यूज रिसोर्सेज नहीं ले रहे हैं। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मतलब कि जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमें मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए मिली थोड़ी देर के लिए नहीं मिली, तो हमारी सस्टेन्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं IAM। IAM का फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो जहाँ पे भी IAM आप लिखो वहाँ पे अब फुल फॉर्म होगी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या है, अ सिस्टम दैट सिक्योर्स, स्टोर्स एंड मैनेजेस यूजर आइडेंटिटीज एंड एक्सेस प्रिविलेजेस। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम सिक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं यूज़र की आइडेंटिटी को, मतलब कि क्रेडेंशियल्स की बात हो रही है यहाँ पे। आप सीधी सी बात है, यहाँ पे हम सारी की सारी आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्रेडेंशियलिटी की बात हो रही है, पासवर्ड्स की बात हो रही है, ईमेल्स की बात हो रही है, ठीक है, जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है उसकी बात हो रही है। ग्रांट एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज ओनली इफ दे हैव परमिशन टू यूज़ देम। ग्रांट करता है एप्लीकेशंस को एक्सेस, अगर आपके पास वो परमिशन होगी एक्सेस करने के लिए तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। मोस्ट कॉमन IAM सॉल्यूशंस हैं जैसे कि सिंगल साइन ऑन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ज़रूर आप लिंक्डइन यूज़ करते होंगे या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, उसके अंदर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर देखने को मिला होगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो मल्टी फैक्टर देते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक के ऊपर क्या है कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ कर सकते हो, आप OTPs को यूज़ कर सकते हो, आप ईमेल्स को यूज़ कर सकते हो, आप वन टैप को यूज़ कर सकते हो। तो ये मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया कि हाँ ये जो अकाउंट है ये आपका ही है और आप यूज़ करोगे। इसके अंदर हम MFA को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारा जो मेजर रोल है IAM के अंदर वो SSO का है। तो इसके अंदर सिंगल साइन ऑन का ज़्यादा रोल है, तो इस चीज़ को हम ज़्यादा, आप इस कीवर्ड को आगे ज़्यादा देखने वाले हो, ठीक है। MFA से ज़्यादा आपको SSA देखने को मिलेगा। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करती है जिससे कि जो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है पहले से ज़्यादा। फॉर इंस्टेंस क्लाउड अलाउज एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम एंड एनी डिवाइस। जो इंस्टेंस है उसके लिए हम ये देख सकते हैं, जो क्लाउड एम्प्लॉय है वो कहीं से भी काम कर सकता है, किसी भी वक्त काम कर सकता है, क्योंकि ये दिस मीन्स वर्क फोर्स हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द प्रोटेक्शन ऑफ ऑन प्रेमिसेस सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि जो वर्क फोर्स है वो अब काम करती है प्रेमिसेस से बाहर, ठीक है। अब प्रेमिसेस के अंदर अब चीज़ें होनी कम हो गई हैं, अब प्रेमिसेस के बाहर ज़्यादा होती हैं। तो इसके बाद आता है हमारा बेनिफिट्स और IAM। तो इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा बेनिफिट है इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत ज़्यादा हमारा इम्प्रूव कर देता है। कैसे कर देता है वो ज़रा देख लेते हैं।
जो हमारा एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। जो हमारा सिंगल साइन ऑन है वो एलिमिनेट कर देता है कि बार बार जो यूज़र है उसको पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स को एंटर करना पड़ेगा। सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या है कि आपका जो पासवर्ड है वो ब्राउजर के अंदर पहले से ही सेव्ड है एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू आर लॉग इन। तो इसका मतलब ये है। तो आज के टाइम में जैसे आप क्रोम ब्राउज़र के ऊपर देख सकते हो या फिर और भी कई सारे ब्राउज़र्स हैं, आप तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के ऊपर भी और लिंक्डइन के ऊपर भी वाली चीज़ आ चुकी है कि जो हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं उन एप्लीकेशन के अंदर पहले से ही स्टोर होते हैं, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन इट एंड यू आर लॉग इन। तो ये जो एसएसओ है ये इसी की मदद से हो पाया एंड हमें बहुत ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि हमें बार बार पासवर्ड को एंटर नहीं करना पड़ता। All vendors offer variety of user authentication scheme ranging from more strict MFA to federated solution that leverage existing user security profile। इसके अंदर क्या होता है, जो जितने भी वेंडर्स हैं वो अलग अलग टाइप के जो ऑथेंटिकेशन स्कीम है उनको देने लगे हैं। कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट MFAs को देते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देते हैं। कुछ जो होते हैं वो उससे कम देते हैं, लेकिन देते सारे हैं। एनहेंसिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जो है वो यूज़र की वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो गई है और एक्सेस लेवल पे भी हो गई है कि मतलब कि जो ऑथेंटिकेशन होगा उसी हिसाब से आपको एक्सेस मिलेगा, और अगर आपका ऑथेंटिकेशन इनकरेक्ट होगा तो उस हिसाब से आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली कंट्रोल यूजर एक्सेस यूजिंग अदर फैक्टर्स टू स्पेसिफाई फंक्शन ऑफ आवर सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है कि यूज़र को कौन सा डेटा एक्सेस करना चाहिए, कौन सा डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए, जैसे जिस हिसाब से सिस्टम के अंदर चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। ठीक है। सिंप्लीफाइज ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो ये सिंप्लीफाई कर देता है ऑडिटिंग को और रिपोर्टिंग को। ऑडिटिंग मतलब कि जैसे कि एसएसओ मेक इट इजी टू ऑडिट वेयर एंड हाउ यूजर क्रेडेंशियल्स आर यूज्ड। जो एसएसओ होता है वो इस चीज़ को यूज़ कर देता है कि ऑडिट करने का मतलब एक तरीके से ट्रैक करना, कि वो ट्रैक करता है कि कहाँ पर और किस समय पर जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको यूज़ किया गया है और किस तरीके से यूज़ किया गया है। अगर बाई चांस किसी का आईडी पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जो आईटी डिपार्टमेंट है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस यूज़र का डेटा जो है क्रेडेंशियल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और वो डेटा कौन कौन सा डेटा एक्सेस किया गया है। जैसे ही किसी का आईडी पासवर्ड हैक हुआ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद कोई ना कोई लॉगिन करने के बाद कोई ना कोई डेटा एक्सेस करेगा, तो वो जो कौन सा डेटा एक्सेस किया गया है, किस टाइम पर किया गया है, किस आईपी से किया गया है, वो सारी चीज़ें आईटी डिपार्टमेंट को पता लग जाएंगी। इट अलाउज एक्सेस नो मैटर वेयर वी आर। आप एक्सेस कर सकते हो, ये मतलब नहीं है कि कहाँ पे हो आप कहाँ पे नहीं हो। जो IAM है या फिर SSO है वो इंटरकनेक्ट करता है सिस्टम को, जिसकी मदद से आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, चाहे आपका फिजिकल लोकेशन कुछ भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है 5वां पॉइंट, जिसके अंदर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस IT कॉस्ट। जो हमारी ओरिजिनल बेनिफिट है वो SSO का वो ये है कि जो हमारी एलिमिनेट कर देता है कॉस्ट ऑफ इंटरनल हेल्प। जो हमारी इंटरनल हेल्प डेस्क होती है उसका जो कॉस्ट होता है वो कम कर देता है, जिसकी मदद से जो हमारे यूज़र्स होते हैं वो लॉक नहीं होते हैं और जो उनके अकाउंट्स हैं वो भी एक्टिव रहते हैं। क्योंकि जैसे हमारा पहले होता था कि हमारा ID पासवर्ड काम नहीं कर रहा, देन वी हैव टू कॉन्टैक्ट जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको हमें कांटेक्ट करना पड़ता था, फिर वो कॉल पे 1 घंटा लगाते थे, सर्विस सेंटर पे हम कॉल करते थे, हाँ जी हमारा आईडी पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ हेल्प अस। तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी पासवर्ड रिकवरी है वो वाली चीज़ भी आ गई है। इट अलाउज टू एक्सटेंड वॉट वी हैव इन फ्यूचर। ये अलाउ करता है कि एक्सटेंड करने के लिए कि हमारे पास फ्यूचर में क्या होगा। यह हमें एक्सटेंसिव ऑडिट ट्रेल्स देता है, एनालिटिक्स देता है, एक्सेस रूल्स देता है, पॉलिसीज़ देता है, जो कि ट्रूली ऑटोमेट करते हैं आइडेंटिटी एक्सेस को। और एक एंटरप्राइज के अंदर मतलब कि हमारे बहुत सारी चीज़ें देता है कि हम ट्रेस कर सकते हैं कौन किस टाइम पे कब एक्सेस कर रहा है डेटा को, एनालिटिक्स मिल सकता है, एक्सेस रूल्स मिल सकते हैं, पॉलिसी मिल सकती है कि इसको कितनी छूट मिलनी चाहिए, कितनी छूट नहीं मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर आता है यूज़र हैव फ्यूअर अकाउंट एंड पासवर्ड टू मैनेज। यूज़र के पास कुछ ही अकाउंट्स होंगे जिनका वो पासवर्ड याद रखेगा या फिर मैनेज करना होगा। उन कुछ ही अकाउंट्स होंगे जिन्हें मैनेज करना पड़ेगा। इसके अंदर पासवर्ड्स की जो वो होगी ना झंझट, वो कम हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल पासवर्ड्स जो है वो IAM ही वो कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। लेस यूज़र टाइम नीडेड टू लॉग इन करने के लिए बहुत कम समय चाहिए होगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर। जो सपोर्ट रिक्वेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि जो पासवर्ड रीसेट्स है वो भी बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। प्रोवाइड सेंट्रल लोकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फॉर अकाउंट्स। ये सेंट्रल लोकेशन देता है जिसकी मदद से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने पासवर्ड्स को स्टोर कर सकता है एक ही जगह पर।
डिसएडवांटेजेस की बात करें, प्राइमरी कंसर्न विद एसएसओ सिस्टम इज दैट इट क्रिएट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है वो बना लेता है। सबसे पहले डिसएडवांटेज तो यही है कि ये जैसे हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर फेल करेगा तो कोई भी जो हमारा अनऑथराइज्ड यूज़र है वो इस डेटा को उस सिंगल पॉइंट से एंटर करके उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, और जो हमारा जो डेटा है वो रिडंडेंसी के अंदर चला जाएगा। रिडंडेंसी मतलब कि कॉपीज़ बन जाएंगी उसकी कई सारी, एंड एनीवन कैन यूज़ इट, और अलग अलग सर्वर्स पे वो अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, दिस सिंगल पॉइंट ऑल्सो क्रिएट्स अ सिंगल ब्रीच पॉइंट। ये जो सिंगल पॉइंट होता है ये सिंगल ब्रीच पॉइंट भी बना देता है, जिसकी वजह से जो हमारा डेटा ब्रीच का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, और जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन है वो भी कम हो सकती है। अब हम अगर आर्किटेक्चर की बात करें IAM की, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है क्लाउड बेस्ड एंड मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या है कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स को प्रोवाइड करता है वेंडर्स को, क्योंकि जो हमारे वेंडर्स होते हैं वो इशू कर सकते हैं अपडेट्स को, सिक्योरिटी को, फीचर्स को, और इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को। ठीक है, जो हमारे क्लाउड बेस्ड जो हमारे जो आर्किटेक्चर होता है, फिर मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर जो वेंडर होता है वो हमें अपडेट्स दे सकता है, सिक्योरिटी फीचर्स दे सकता है, इंप्रूव कर सकता है परफॉर्मेंस को, और भी कई सारी चीज़ें कर सकता है वेंडर अपनी साइड से यूज़र को देने के लिए। ऑल्सो मॉडिफाइज द कैपेबिलिटी टू मैनेज एक्सेस प्रोविजनिंग एंड गवर्नेंस इफेक्टिवली। ये मॉडिफाई करता है कैपेबिलिटी को, जिससे जो मैनेज कर सकते हैं ईजिली और गवर्नेंस कर सकते हैं ईजिली। मतलब कि कुल मिलाकर के मैनेज करना और गवर्न करना बात एक ही होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड वो इफेक्टिवली हम इसके द्वारा अचीव कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमें पता है सिक्योरिटी और मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ IAM इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है IAM के अंदर, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो IAM पूरी भी करता है। IAM ऑफर्स फीचर्स लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA को तो ऑफर करता ही है IAM, साथ ही साथ डिजिटल एक्सेस कार्ड्स को भी और बायोमेट्रिक्स को भी अब ऑफर करने लगा है। These features helps to easily retrieve the information in a secure manner, और जिसकी वजह से हम जो easily retrieve कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को एक सिक्योर मैनर के अंदर। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा अपने दोस्तों को, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दो, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। चलिए, थर्ड पॉइंट आया था हमारा सिंगल साइन ऑन एंड फेडरेशन। इसके अंदर भी सेम ही है, हमें पता है कि इसके अंदर भी सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी की बात होने वाली है एक नेटवर्क के अंदर, जिससे हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा बढ़ा सके। ये सेवेस्ट पासवर्ड कॉम्बिनेशन जो है हम उसको बना सकते हैं और आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें सिंगल क्लिक करना है एंड हमारा जो पासवर्ड है वो हमारे सामने होगा, एंड वी कैन यूज़ इट ईजिली। ये इट ऑल्सो हेल्प्स इन अनदर वे एज इट हेल्प्स टू मैनेज सिक्योर ऑथेंटिकेशन फॉर थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज। जो थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज होती है उसके ऊपर भी हमारा जो डेटा होता है उसको, जो हमारे सिक्योर ऑथेंटिकेशन जो डेटा होता है उसको भी बहुत ज़्यादा ईजिली मैनेज कर सकता है। Analytics and intelligence, these are used to report the use of access privileges in context of multi-faced relationships। अगर हम multi-faced relationships किसकी बात हो रही है, यूज़र, their roles and responsibilities, job function and data usage। मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि कौन सा रोल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है क्लाउड को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जॉब फंक्शन क्या किया है उन्होंने, और डेटा यूजेज क्या है। तो इन सब का जो एनालिटिक्स होगा वो इंटेलिजेंस में जाएगा एंड वो सारी चीज़ें रिपोर्ट हो जाएंगी। गवर्नेंस, रिस्क एंड कंपाइलेंस, इसके अंदर क्या होगा, दीज आर सपोर्टेड बाय मॉडिफाइंग द ऑटोमेशन। इसके अंदर जैसे हम मॉडिफाई करते हैं ऑटोमेशन का, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज ऑफ एन आइडेंटिटी एज सर्विस सिस्टम। This IAM function helps an organization to define and automate the application specific processes। ये जो IAM का फंक्शन होता है हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो डिफाइन कर सकता है और ऑटोमेट कर सकता है एप्लीकेशन के प्रोसेसेस को, जिससे वो फैमिलियर हो सकता है एक्सेस से और यूजर्स पैटर्न से। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के इस पूरे चीज़ का काम क्या है कि एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस का काम कि उन लोगों को यूसेज पैटर्न्स को पता करना है, डेटा यूसेज को पता करना है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है और ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की। हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का।
तो इसके अंदर क्या है कि हमारा क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल हमारे 5 क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी ITIL, ठीक है। डिफाइन एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस बेस्ड अप्रोच फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस बेस्ड अप्रोच पे होता है, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच के ऊपर होता है, और ये काम करता है मैनेज के लिए, किस चीज़ को मैनेज करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को ये मैनेज करता है। इट हेल्प्स टू मेक श्योर दैट प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स आर टेकन एट ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये किस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो प्रॉपर हमारी जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो होनी चाहिए एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, नेमली स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन लेवल। ये इन सारी लेवल्स के ऊपर जो होती है हमारी जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो पूरी होनी चाहिए। दिस प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ गवर्नेंस प्रोग्राम विद सस्टेनिंग मैनेजमेंट प्रोसेसेस दैट प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन एसेट्स। इसके अंदर क्या होता है कि गाइडेंस होती है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है गवर्नमेंट्स प्रोग्राम के अंदर, जिसकी मदद से जो हमारी मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिके, और जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन एसेट्स हैं, एसेट्स कौन सी चीज़ होती है जो हमें कमा के देती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, जो हमारी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये हमें एक फ्रेमवर्क देती है जिसके अंदर कंटिन्यूस जो इंप्रूवमेंट होती है वो चलती रहती है। ये अलाइन करती है, रीअलाइन करती है आईटी सर्विसेज को, जिससे जैसे जैसे हमारी बिजनेस की जो नीड्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे आईटी सर्विसेज के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आता है वो आता है ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, OVF। OVF के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड pertaining to portability concern. It provides the ability for an efficient, flexible and secure distribution of enterprise software. ये हमें एक efficient, flexible और secure distribution देता है enterprise softwares का। It provides customer, vendor and platform independence as it facilitates mobility of VM. इसके अंदर क्या होता है, वो mobility होती है virtual machines की। प्लेज मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है जैसे पब्लिक क्लाउड हो गया और एक है प्राइवेट क्लाउड, तो उन दोनों के बीच में जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट ओवर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ये सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट के लिए भी काम आता है कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं आराम से कई सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा OVF फॉर्मेट VM कैन बी डिप्लॉयड ईजिली बाय कस्टमर्स। ये ईजिली डिप्लॉयबल है कस्टमर्स के द्वारा, कस्टमर्स भी ईजिली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस एज इट प्रोवाइड्स पोर्टेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, वेरिफिकेशन, साइनिंग, वर्जनिंग एंड लाइसेंसिंग टर्म्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है ITU TX 1601। इसके अंदर क्या है कि एक ITU जो क्या है कि एक स्टैंडर्ड है जो कि प्रेजेंट करता है स्केच ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपोनेंट एंड कंपोजेज अ फ्रेमवर्क फॉर क्लाउड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या है कि जितनी भी हमारी सारी बातें होने वाली है वो क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर होने वाली है, और इसके अंदर जितने भी हमारे जो ये वाला जो स्टैंडर्ड है, ये जितने भी इश्यूज़ हमारे जो आ रहे होते हैं क्लाउड कंपोनेंट्स के अंदर उनको ये वो करता है, बात करता है उस बारे में, सिक्योरिटी चैलेंजेस को बताता है और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम उन तरीक़ों को बताता है। जो ITU TX 1601 है वो स्टार्ट करता है कि मेजर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं और उनको किस तरीके से एनकाउंटर किया जाना चाहिए। इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है CSP। की फुल फॉर्म है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा है क्लाउड सर्विस कस्टमर, क्लाउड सर्विस पार्टनर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें पता है जो हमारी सर्विसेज को अवेलेबल करवाता है। CSC का हमें पता है कि जो सर्विसेज को यूज़ करता है, और CSP का मतलब क्या है कि पार्टनर का मतलब क्या है कि जो इन दोनों को हेल्प आउट करता है, ठीक है, इन दोनों को हेल्प आउट करता है जिससे इन दोनों का जो काम है वो ईजिली चल पाए। फिर उसके बाद आता है PSI एंड DSS। PSS है PCI एंड DSS की फुल फॉर्म है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, और इसको रिलीज़ किया गया था PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के द्वारा, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी गाइडलाइंस को क्रेडिट कार्ड यूसेज के लिए, और एड्रेस करता है CSPs को। CSPs मतलब कस्टमर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को, और क्लाउड सर्विस पार्टनर्स को, पार्टनर्स और प्रोवाइडर्स दोनों को ही ये टारगेट करता है, ठीक है। ये पार्टनर्स और प्रोवाइडर्स दोनों को ही टारगेट करता है, कस्टमर्स को भी टारगेट करता है।
क्लाउड सिक्योरिटी इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सीएसपी एंड इट्स क्लाइंट्स। जो क्लाउड सिक्योरिटी है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस किस के बीच में, प्रोवाइडर के बीच में और क्लाइंट्स के बीच में। इसके मल्टी फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि अगर हमें ये चीज़ अचीव करनी है ना तो इसके 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको लाइन बाय लाइन याद करना पड़ेगा। अगर ये आ जाते हैं तो सबसे पहला है द क्लाइंट यूजेज क्लाउड सर्विस फॉर व्हाट पर्पस। सबसे पहले पर्पस क्या था ये बता दो। दूसरी चीज़ व्हाट स्कोप ऑफ पीसीआई डीएसएस रिक्वायर्ड इज द क्लाइंट आउटसोर्सिंग टू सीएसपी। मतलब कि जो पीसीआई डीएसएस का जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या सीएसपी प्रोवाइड कर पा रहा है और क्या क्या प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो सीएसपी है वो वैलिडेट कर रहा है कौन सी सर्विस को, कौन सी सर्विस मतलब आईएएस को कर रहा है, एसएएस को कर रहा है, किसको कर रहा है, एंड सिस्टम कंपोनेंट विद इन इट्स ओन ऑपरेशन। द सर्विस ऑपरेशन दैट क्लाइंट हैज सेलेक्टेड टू एंगेज द सीएसपी। कौन सी सर्विस ऑप्शन है जो क्लाइंट को एंगेज कर रही है, ये तो हो गया कि कौन कौन सी दे रहा है और इसके अंदर कौन कौन सी यूज़र ले रहा है। द स्कोप ऑफ एनी एडिशनल सर्विस द सीएसपी इज प्रोवाइडिंग टू प्रोएक्टिवली मैनेज क्लाइंट्स कॉम्प्लायंस। इसके अंदर क्या है कि जो स्कोप क्या है, जो सर्विस जो सीएसपी दे रहा है, ये सब। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो हमारा है पॉइंट, वो है ISO IEC 27017 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल। येट टू बी लॉन्च्ड, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन येट टू बी लॉन्च्ड है, जल्दी लॉन्च हो जाएगा। स्कोप एंड पर्पस एम टू प्रोवाइड एडवांसमेंट टू, ये एक पुराना हमारा प्रोटोकॉल पहले से ही लॉन्च्ड है जिसका नाम है ISO IEC 27002 इन टर्म्स ऑफ एडिंग वैल्यू टू इट्स प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका था उसके अंदर एक बेटर वर्जन है ये 17 वाला। प्रोवाइड फर्दर सिक्योरिटी एडवाइस फॉर बोथ क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। ये दो सिक्योरिटी एडवाइस बहुत अच्छी देता है क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर को। डन बाय ऑफरिंग एडवाइस फॉर बोथ साइड बाय साइड, ये दोनों को एडवाइस करता है साइड बाय साइड दोनों ही सेक्शंस के अंदर, जिससे ये आराम से अचीव हो पाए। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 4 का क्लाउड कंप्यूटिंग का क्विक रिवीजन नहीं था, ये था फुल एक्सप्लेनेशन। होप सो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो एक बार में फटाफट से इसका एक क्विक रिवीजन भी ले लेते हैं फटाफट से। इंटर क्लाउड हमने पढ़ा था कि जो हमारे कई सारे क्लाउड्स होते हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस था वो होता है कि डायरेक्ट इंटरऑपरेबिलिटी किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर पोर्टेबिलिटी की भी बात की गई थी। फिर उसके बाद हमारा आता है फेडरेशन क्लाउड्स। इसके अंदर हमारा सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है विलिंगली, कि जो कोलैबोरेशन होता है वो खुद की इच्छा से होता है। फिर उसके बाद आता है मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड के अंदर जो हमारे जो यूज़र होते हैं वो डिफरेंट क्लाउड्स को एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं ईजिली। टोपोलॉजीज की बात करें, इसके अंदर हमारी सबसे पहले आती है पीयर टू पीयर, मतलब कोलैबोरेशन होता है, और 1 to 1 इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो एक ही जगह पर स्टोर होता है और ये एक स्टोर हाउस की तरह होता है, कीवर्ड है स्टोर हाउस। फिर उसके बाद है मल्टी क्लाउड सर्विस। मल्टी क्लाउड सर्विस का मतलब क्या है कि एक जो क्लाइंट है वो कई सारी एक ही सर्विस के अंदर कई सारे क्लाउड्स को यूज़ कर रहा है। इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, लाइब्रेरीज की हेल्प से होता है ये। रिसोर्स प्रोविजनिंग हमें पता है कि सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट और रन टाइम किस तरीके से होने वाला है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स थे हमारे SLAs के और QoS के, और इसके अंदर हमारे अगर हम रिसोर्स प्रोविजनिंग की टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे टोटल 3 टाइप्स के रिसोर्स प्रोविजनिंग होते हैं। सबसे पहला स्टैटिक, जिसके अंदर प्रिडिक्टेबल होती हैं चीज़ें और अनचेंजिंग होती है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर प्रिडिक्टेबल नहीं होती है और इसके अंदर चेंजिंग होती रहती है इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा यूज़र सेल्फ। इसके अंदर जो हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके द्वारा डायरेक्टली पे कर देता है सेल्फ प्रोविजनिंग के अंदर और वो खरीद लेता है रिसोर्सेज को। पैरामीटर्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे 6 पैरामीटर्स थे। सबसे पहला था रिस्पॉन्स टाइम, की जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करे। मिनिमाइज कॉस्ट, मतलब कि जो कॉस्ट होनी चाहिए वो सस्ती होनी चाहिए। रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की बात करें, जो हमारा पैसा होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। POV किसका था, पॉइंट ऑफ व्यू किसका था, प्रोवाइडर का था। फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, अगर एक नोड खराब हो गई तो सारी नोड काम करनी चाहिए इजीली। रिसोर्स रिड्यूस्ड SLA वॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे SLA होनी चाहिए उनकी वॉल्यूशन ना के बराबर होनी चाहिए और होनी नहीं चाहिए। रिसोर्स पावर कंजप्शन कम होनी चाहिए। रिसोर्स फिर उसके बाद हमने देखा था कि मेथड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले डिमांड ड्राइवन, जैसी डिमांड है अगर डिमांड बढ़ रही है तो बढ़ा दो रिसोर्सेज को, अगर कम हो रही है तो कम कर दो। फिर उसके बाद था इवेंट ड्राइवन, मतलब कि एक पर्टिकुलर समय पर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और दूसरे समय पर घट जाएंगे। पॉपुलैरिटी ड्राइवन की मतलब कि जिस चीज़ की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उस चीज़ की आप रिसोर्सेज बढ़ा दो, जिस चीज़ की पॉपुलैरिटी कम है उस चीज़ की घटा दो।
स्केमेटिक डायग्राम के अंदर हमने हिरार्की देखी थी कि किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी चैलेंजेस थे। इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें थी, डिप्लॉयमेंट, सर्विस और नेटवर्क। नेटवर्क को हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हमारा वो CSS का पार्ट है। अगर हम सर्विस मॉडल की बात करें तो SaaS, PaaS और IaaS आता है। डेटा लीकेज, मैलिशियस बैकअप और ये वाली चीज़ें आती हैं हमारी। फिर उसके बाद हम बात करें तो डिप्लॉयमेंट मॉडल की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं, क्लोनिंग मतलब कि डेटा जो हमारा रेप्लिकेट करता है, मोटिलिटी मतलब कि जो हमारा डेटा जो होता है वो फिजिकल रिसोर्सेज से पब्लिक क्लाउड के ऊपर जा रहा होता है तो कुछ डेटा बच जाता है जिसकी मदद से जो भी अनऑथराइज्ड यूज़र होता है वो यूज़ कर सकता है। इलास्टिक पैरामीटर्स की बात करें तो जो इलास्टिक पैरामीटर होता है उसके अंदर कि जो हमारा डेटा होता है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शेयर्ड मल्टी टेनेंट का मतलब कि एक ही टाइम पर एक ही हार्डवेयर के ऊपर बहुत सारे यूजर्स डिफरेंट चीज़ों एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। अनक्रिप्टेड डेटा, जो हमारा डेटा है वो अनइनक्रिप्टेड रहेगा तो कोई भी इजीली रीड आउट कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी अगर हमारा क्रेडेंशियल लीक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो कोई भी हमारे आईडी को यूज़ करके ऑथेंटिकेट कर सकता है और आइडेंटिटी लीक हो सकती है। अगर हम सर्विस मॉडल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला है डेटा लीकेज। जो हमारा डेटा है वो लीक हो सकता है। अगर हमारा जो सेंसिटिव डेटा है वो लीक हो गया, अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है इजीली। मैलिशियस अटैक, हमें पता है कि इसके अंदर जो भी मैलिशियस यूज़र होगा अगर उसे एक्सेस मिल गया कॉन्फिडेंशियल डेटा का तो फिर वो सारे के सारे डेटा को रेप्लिकेट कर लेगा और यूज़ कर लेगा। बैकअप एंड स्टोरेज, जो हमारा जो डेटा है उसको बैकअप करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर अनक्रिप्टेड डेटा रखते हैं, बैकअप करते हैं जो हमारे वेंडर्स होते हैं, लेकिन इनक्रिप्शन डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद शेयर टेक्नोलॉजी इशूज़, मतलब कि जो हमारे IaaS है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेंडर्स को द्वारा, लेकिन एक सिक्योर्ड जो आइसोलेशन होता है उसको प्रोवाइड नहीं करता है। सर्विस हाईजैकिंग के अंदर हमें पता है कि फिशिंग होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है सॉफ्टवेयर का, अनऑथराइज्ड यूज़र जो होता है वो एक्सेस ले लेता है, हमारे पासवर्ड्स को हैक कर लेता है। VM होपिंग के अंदर क्या होता है कि एक जो अटैकर होता है वो विक्टिम के जो वर्चुअल मशीन होता है उसका एक्सेस ले लेता है। इसके रिक्वायरमेंट क्या था कि एक ही होस्ट के ऊपर होना चाहिए और जो विक्टिम होना चाहिए उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए अटैकर को। फिर उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा डिटेक्टिव कंट्रोल, जिसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं इंस्टेंटली। प्रिटेंटिव कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा स्ट्रेंथेंड होती है बहुत ज़्यादा और इंसिडेंट और जो अटैक होती है उसको एलिमिनेट किया जा सके। डिटरेंट की बात करें तो ये रिड्यूस करता है अटैक को और ये वार्निंग साइन हमें देता है। करेक्टिव इसकी बात करें तो ये एक तरीके से चादर डालने वाला काम करता है, मतलब कि एक बार अटैक हो गया ठीक है, अब बैकअप से डेटा को वापस से रिस्टोर कर देना। क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर हमारे बिजनेस टारगेट को अचीव करना होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के द्वारा। और फिर उसके बाद जो हमारे चैलेंजेस होते हैं, सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट जो है, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनको हमें मैनेज करना होता है और जितनी भी डील्स होनी चाहिए वो उन्हें क्लोज आउट करनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है होती हैं उनका भी ध्यान उन्हें रखना चाहिए। लैक ऑफ एम्बेडेड मैनेजमेंट ऑपरेशनल कंट्रोल्स की बात करें तो जो एम्बेडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए जिससे कि जो हमारा ऑपरेशनल रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। फिर उसके बाद लैक ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल्स, जो हमारे ऑपरेटिंग मॉडल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा लैक हो गया है क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो पहले फिजिकल होते थे लेकिन अब ऑन उस पर होने चाहिए, तो हमारे जो नॉर्म्स होने चाहिए, रिस्क टॉलरेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है मैट्रिक्स, मतलब कि जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहिए जिससे हम उसी हिसाब से अपने क्लाउड के ऊपर सर्विसेज को ऐड कर सकें और यूटिलाइज कर सकें। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, वैल्यू डिलीवरी, रिस्क माइग्रेशन, इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद आता है हमारा IAM की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसके अंदर टोटल जो हमारा काम होता है वो सारा का सारा ग्रांट एक्सेस करने का होता है कि जो हमारा एक्सेस होना चाहिए वो ग्रांट होना चाहिए सही से और जिस यूज़र को जितना डेटा एक्सेस करना है उतना ही करे। इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है हमारे दो बहुत फेमस हैं, SSO सिंगल साइन ऑन और दूसरा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। इसके अंदर अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देता है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देता है ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग को, अलाउ करता है इजी एक्सेस को चाहे आप कहीं भी हो कैसे भी हो। फिर उसके बाद इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को जिससे कि हमारी आईडी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और मेन जो हमारा ओरिजिनल बेनिफिट है SSO का वो यही है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो कम पासवर्ड्स हमें याद रखने पड़ते हैं, जो पासवर्ड्स की जो हमारे दिमाग में वो मच जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब भूल जाते हैं या फिर दिक्कत हो जाती है, वो चीज़ कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो हम सेपरेटली जो हमारा सिस्टम है उसको हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार। फिर उसके बाद जो हमारी पासवर्ड रीसेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो कम हो गई हैं। जो हमारी जो हमारे डेटा स्टोर होता है वो सेंट्रल लोकेशन के ऊपर होता है।
फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये बना देता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की वजह से क्या होता है, सिंगल ब्रीच पॉइंट भी बन जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस कर सकता है हमारे डेटा को। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले क्लाउड बेस्ड मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर आता है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे वेंडर जो है हमारे अपडेट्स दे सकता है, सिक्योरिटी फीचर्स दे सकता है, इंप्रूव कर सकता है, परफॉर्मेंस को मैनेज करने और गवर्नेंस करने का काम होता है इसके अंदर। मेनली सिक्योरिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर काम होता है। इसके अंदर MFA होता है, डिजिटल एक्सेस कार्ड्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स हमें दिए जाते हैं। फिर उसके बाद सिंगल साइन ऑन का काम करें तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि जो हमारा पासवर्ड होता है वो ये जो ब्राउजर वगैरह होते हैं ये याद रखते हैं और सिंगल क्लिक के अंदर हम लॉगिन कर सकते हैं इजीली। एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो इसके अंदर जो भी हमारी रिपोर्ट होती है वो आराम से बन जाती है और जो रिलेशनशिप होती है वो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब फंक्शंस और इन सब के ऊपर बनी जाती है। गवर्नेंस एंड कॉम्प्लाइंस की बात करें तो इसके अंदर भी जो हमारे यूजर्स पैटर्न्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ITIL। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस बेस्ड होती है, इसके अंदर जो हमारे टेक्निकल स्ट्रैटेजीज होती हैं इन सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। सस्टेनिंग मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा। फिर उसके बाद होना चाहिए हमारा ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट OVF के अंदर क्या होता है कि जो हमारा पोर्टेबिलिटी है उसका बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है कि जो हमारा डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक VM से दूसरे VM जा रहा है, तो उसे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए मोबिलिटी का। और डिप्लॉयमेंट जो होना चाहिए वो कस्टमर भी कर सकता है इजीली। फिर उसके बाद आता है ITU TX 1601। इसके अंदर क्या होता है, ये स्केच होता है जिसके अंदर जो हमारा फ्रेमवर्क होता है क्लाउड सिक्योरिटी का उसको एक प्रपोज किया जाता है कि आप इस तरीके से अपना बना सकते हो। इसके अंदर मेनली हम जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं वो हम लिस्ट डाउन करते हैं और उनको हम किस तरीके से एनकाउंटर कर सकते हैं वो बता सकते हैं। इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले CSP, CSC, CSP। CSP का मतलब प्रोवाइड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर एंड पार्टनर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है PCI DSS। PCI DSS की फुल फॉर्म होती है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये इसको PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल ने रिलीज़ किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बस ये था कि आप क्रेडिट कार्ड जिस तरीके से यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को ध्यान में नज़र रखना था। ये मल्टी फैक्टर्स के कुछ वो हैं क्वेश्चन हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद है ISO IEC 27017। इसके अंदर क्या था, ये 27002 का जो है एक बेटर वर्जन था जिसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन था उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और जो ये क्या करता है, ये ऑफर करता है ज़्यादा अच्छी एडवाइस को साइड बाय साइड दोनों ही यूज़र्स को। तो दोस्तों ये था हमारे यूनिट नंबर 4 का एक तरीके से जल्दी से फटाफट से एक फुल एक्सप्लेनेशन भी, एक क्विक रिवीजन भी। तो होप सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज़ दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं एंड आई एम शूटिंग फॉर यू, सो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नोट्स डाउनलोड करने डिस्क्रिप्शन में है, सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों और कुछ दिक्कत हो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट वीडियो की भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर योर गाइज एंड फॉर योर कमेंट्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।